फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये जो टेस्ट सीरीज है 5 टेस्ट सीरीज है और ये टॉपिक का नाम है सीपीसी। एमसीक्यू जो है टोटल 60 है। आपको टोटल 60 एमसीक्यू हैं। आपको इसमें आप अपने जो आपको ये लगाना है, ये टेस्ट सीरीज में जो आप कितना कर लेते हैं। आप केवल केवल अगर 60 की एमसीक्यू है तो आपको सॉल्व करना चाहिए टोटल जो है आपको 55। अगर आप 55 सही है आपके और 55 सही आते हैं तो आप जो है जुडिशरी के लिए आपकी अच्छी तैयारी है। और अगर 55 से कम आते हैं तो आपको प्रिपरेशन ज़्यादा करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कट ऑफ जो है आजकल कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। जुडिशरी का बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी करते हैं और इस वजह से जो है आज कट ऑफ बढ़ चुका है। बड़े से बड़े कोचिंग चलाए जाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो इस पर जो है बच्चे के चाहे बिहार में कट ऑफ देखा जाए तो बढ़ाया गया है, उसके बाद में यूपी में और उसके बाद में तमाम ऐसे प्रदेश में जो है कि कट ऑफ बढ़ाए जाते हैं। तो आपको इतना तैयारी करना है कि आप अपने ऊपर कॉम्पिटेंट बनना है कि आपको अगर 60 एमसीक्यू है तो 55 जो है आपको सॉल्व करना है। एवरीवन दोस्तों, मैं आप नेक्स्ट टॉपिक पर बात करता हूँ। टॉपिक ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में वैकल्पिक समाधान व धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस मामले में वैकल्पिक अल्टरनेटिव रेजुलेशन सेक्शन 89 सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। अब इसका जो है ऑप्शन क्या होगा? ए दिनेश कुमार, बी यूसुफ अली बनाम, अब बी कहता है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेयरमैन वर्क कंस्ट्रक्शन कंपनी, सी बिमलेश बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट चार्टर्ड बैंक बनाम नोबेल कुमार। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा केस है जो सिविल प्रक्रिया संहिता जो है अल्टरनेटिव रेजुलेशन जो है और उसका जो है कानूनी सिद्धांत यानी लीगल थ्योरी जो है अडॉप्ट किया है, वो केस का क्या नाम है? तो उस केस का नाम जो है करेक्ट आंसर आप बताइएगा। तो हम सही आंसर आपको बता रहे हैं। आपको पता होगा कि कौन सा आंसर सही है। अगर नहीं सही कर पा रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, अगर सही कर लिए तो आपके लिए बेटर है। तो इसका आंसर सही है, बी है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्क कंस्ट्रक्शन कंपनी। इस केस में जो है ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ओके बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सवाल यूपी एचजीएस में पूछे जा चुके हैं और ये सवाल आपके सामने है। सवाल ये है कि आदेश 43 यानी 43 प्रक्रिया संहिता के तहत अपील निम्न से किस आदेश के विरुद्ध अपील होगी? अब आपको 43 की जो लिस्ट है, अगर आप 43 आदेश की जो लिस्ट है अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम चलते हैं। एक क्या कह रहा है? ये कह रहा है आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद नामंजूर करना, यानी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद नामंजूर कर जाना। बी आदेश 22 नियम 9 के अधीन वाद के उपशमन या खारिज को आपस करने से इनकार करने का आदेश। सी कह रहा आदेश 8 नियम 1 के तहत प्रतिवादियों को लिखित कथन प्रस्तुत करने से इनकार करने का आदेश। डी आदेश 14 नियम 5 सीपीसी के तहत वाद किसी पक्षकार के निवेदन या विवादकों को काट देने के इनकार करने का आदेश। तो आपको सही उत्तर लगाना है। तो अगर आपको 43 का लिस्ट अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको 43 का लिस्ट आपको याद होना है, तभी आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी है आदेश 22 नियम 9 के दिन वाद को उपशमन या खारिज आपस करने के इनकार के आदेश की विरुद्ध ऑर्डर ट्रायल्स में अपील की जा सकती है। ओके, अब बात करते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के विरुद्ध किसी डिक्री का निष्पादन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि डिक्री समय तक तुष्ट न होती हो। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध किसी डिक्री का निष्पादन तब तक नहीं हो सकता है
जब तक डिक्री के समय तक तुष्ट नहीं होता हो। अब इसमें जो है सही उत्तर क्या होगा आपको देखना है। ए कह रहा है 1 माह, बी कह रहा है 2 माह, सी कह रहा है 3 माह, डी कह रहा है 6 माह। तो आप धारा 82 जो सेक्शन 82 है आप इसको रीड नहीं किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन के बारे में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो है सही उत्तर जो है सी है 3 माह है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आदेश 10 नियम 2 के तहत मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। अब ओरल एग्जामिनेशन का पर्पज क्या है, ऑर्डर 10 रूल 2, ठीक है। अब ए कह रहा है पक्षकारों के मत विवाद का निपटारा, बी साक्ष्यों को अभिलेखित करने के लिए, सी स्वीकृति को संरक्षित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आदेश 10 नियम 2 के तहत जो है ये सही उत्तर ये होगा ए पक्षकारों के मत विवादों का निपटारा करना। ओके, अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक पक्षीय डिग्री आपस करने का प्रावधान है। तो एक पक्षीय डिग्री आपस करने का प्रावधान कहाँ है, तो आदेश 9 नियम 7, आदेश 9 नियम 9, आदेश 9 नियम 13, आदेश 9 नियम 8। तो इसका सही ऑप्शन जो है आदेश 9 नियम 13 में है। कहाँ है, आदेश 9 नियम 13 में है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो है सेक्शन 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार, यानी सेक्शन 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार विदेशी निर्णय को किन किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। अब विदेशी निर्णय को किन किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। ए उसे पारित करने वाला न्यायालय की अधिकारिता हो, जो न्यायालय पारित करता हो, वो पारित किया हो डिग्री, वो जुरिडिक्शन रखता हो, और जुरिडिक्शन नहीं रखता हो तो भी चैलेंज की जा सकती है। कपट द्वारा जो फ्रॉड द्वारा अभिप्राप्त किया गया हो। और उसके बाद में सी कहता है भारत में प्रवृत्त किसी भी विधि के भंग पर आधारित हो, जो भारत में प्रवृत्त किसी भी विधि भंग पर आधारित हो। डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर दोस्तों बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर जो है आपको क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर जो है सी होगा। भारत में से जो है सी होगा, भारत में प्रवृत्त किसी भी विधि को भंग करने पर आधारित हो, तब वो क्या है, चैलेंज किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है जवाब दावा विनिर्दिष्ट प्रत्याख्यान किया प्रावधानित है। तो जवाब दावा कहाँ प्रत्याख्यान किया जा सकता है, तो सीपीसी के आदेश 8 नियम 2 एवं 4, सीपीसी के नियम 8 1 से 6, सीपीसी के नियम 8 3 से 5, और सीपीसी का आदेश 8 नियम 7 और 9। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइएगा। सही उत्तर इसका क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर इसका सी है। सीपीसी का जो नियम 8 है, जो है सीपीसी का जो नियम है आदेश 8 नियम 3 और 5, तो इसका उत्तर सी है। अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए प्रावधान के अंतर्गत कमीशन जारी कर सकता है। क्या है, वैज्ञानिक अन्वेषण। अब वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए जो है क्या करता है, न्यायालय को प्रावधान कमीशन जारी कर सकता है। अब ये कहाँ बताया गया है, सीपीसी के आदेश 26 नियम 10 ए, सीपीसी के आदेश 26 नियम 10 बी, सीपीसी के नियम आदेश 26 नियम 10 सी, सीपीसी का आदेश 26 नियम 11। तो वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए प्रावधान कहाँ है, तो इसका सही उत्तर है 26A 2610 ए। तो इसका 8वां का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 8वां का सही उत्तर होगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत अस्थायी व्यवदेश, क्या है, अस्थायी व्यवदेश जो है आदेश को प्रभावयुक्त उनमें से फेरफार और या उसे आपस्त किया जा सकेगा। यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत अस्थायी व्यादेश या आदेश को प्रभावोन्मुक्त उनमें से फेरफार या उसे आपस्त किया जाएगा। तो आदेश
आदेश 39 नियम 7A। बी कह रहा है आदेश 39 नियम 2A। सी कह रहा है आदेश 39 नियम 9 और डी कह रहा है आदेश 39 नियम 4। तो नौवां का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो नौवां का सही उत्तर जो है डी होगा, यानी आदेश 39 नियम 4। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यानी धारा 52, 152 सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? ए व्यथित पक्षकार व्यथित व्यक्ति। बी क्या कह रहा है? व्यथित व्यक्तियों में जिसे न्यायालय की अनुज्ञा दी गई हो। सी पक्षकारों में से कोई और डी प्लेडर। अब इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? यानी प्लेडर होगा, पक्षकारों में से कोई व्यथित व्यक्ति होगा या व्यथित व्यक्ति जिसे न्यायालय की अनुज्ञा दी गई हो। तो इसका सही उत्तर 10वां का क्या होगा दोस्तों? 10वां का सही उत्तर जो है सी होगा, पक्षकारों में से कोई। क्या है? पक्षकारों में से कोई। ओके, नेक्स्ट, न्यायालय के लिए वदार संरक्षक नियुक्त करना आवश्यक है। तो वदार संरक्षक कहाँ बताया गया है? तो ऑर्डर 32 रूल 3 में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? ऑर्डर 32 और रूल 3 में। ओके, तो कहाँ किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर है क्या है? ए है केवल आवेश वादी के लिए है। बी केवल आवेश प्रतिवादी के लिए है। सी वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए है। डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आपको सही उत्तर बनाना है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑर्डर 32 रूल 3 1 सब क्लास में जो है सही उत्तर जो है केवल आवेश प्रतिवादी के लिए जो है वदार संरक्षक नियुक्त करने का प्रावधान दिया है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात यह है कि जहां वाद, कौन सा क्वेश्चन है? जहां वाद आदेश 9 नियम 2 या 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन खारिज कर दिया जाता है वहां क्या होगा? यानी 2, 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन वाद खारिज कर दिया जाता है तो क्या होगा? तो वादी नया वाद प्रस्तुत करने को वर्जित होगा। ये भी गलत है। वादी के पास एक मात्र उपचार उक्त आदेश को वापस करना है। वादी एक मात्र उपचार नया वाद लाना है। वादी नया वाद परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए ला सकेगा या उसे खारिज को वापस करने का आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये डी होगा, यानी वादी नया वाद परिसीमा विधि के अधीन वाद ला सकेगा और वो उसे खारिजी को वापस कराने के लिए आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 साक्ष्य के प्रकरण पर वादी के अधिवक्ता ने स्थगन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसे एवं साक्ष्य के अभाव में वाद खारिज किया गया। वादी के पास प्रस्तुत करने का उपचार क्या है? तो ए नवीनीय वाद है। बी प्रथम अपील है। सी आवेदन अंतर्गत आदेश 9 के सिविल प्रक्रिया संहिता की डी पुनरीक्षण है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 13 का सही उत्तर जो है सी होगा, यानी आदेश 9 के तहत जो है वो नया वाद जो है रिस्टोर करा सकता है। अगर खारिज हो तो वापस करा सकता है। ये बातें कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं 14 सिविल प्रक्रिया संहिता में विचारण न्यायालय के समक्ष, यानी विचारण न्यायालय के समक्ष निष्पादन की कार्यवाही में एक व्यक्ति ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 97 के अंतर्गत आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है वो वादग्रस्त भूमि का सद्भाविक क्रेता है, उसकी आपत्ति क्या होगी? तो इसका आपत्ति ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है प्रचलन योग्य है चूंकि वो सद्भाविक क्रेता है। बी कह रहा है प्रचलन योग्य नहीं है चूंकि वो लंबित वाद किसी पक्षकारों को वाद संपत्ति को लेन देन के लिए प्रतिषेध करता है। और सी कह रहा प्रचलन योग्य है चूंकि उसने स्वतंत्र वाद प्रस्तुत नहीं किया है। और डी क्या कह रहा है कि तभी सुना जा सकता है जब पक्षकारों में इसकी कोई अनुमति न दी हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ए है, यानी प्रचलन योग्य है क्योंकि वो सद्भाविक रहता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक पक्षकार को डिग्री के उपांतरण, परिवर्तन या उल्टाव पर वो प्रत्यावर्ती करना जो उसने डिग्री के निष्पादन में खोया है तो विधिक प्रावधान है। कहाँ दिया गया है? यानी क्या कह रहा है? एक पक्षकार का डिग्री उपांतर या परिवर्तन, उल्टाव या प्रतिवर्तित करने का जो उसने डिग्री के निष्पादन में खोया है तो विधिक प्रावधान कहाँ है?
तो क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ये देखते हैं, धारा 114 सिविल प्रक्रिया संहिता, धारा 115 सिविल प्रक्रिया संहिता, धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता, तो 96। तो इसको बात कहेगी, सही उत्तर जो है सी होगा। आवेदन अंतर्गत धारा 144 के तहत ये चीज़ें बताया गया है कि डिग्री का उपांतर या परिवर्तन, उल्टा या परिवर्तित करने का, और उसने डिग्री निष्पादन खोया हो तो विधि प्रावधान है, तो धारा 144 में दिया गया है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आदेश 32 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेशवाद मित्र को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? यदि वो वाद के लंबन के दौरान भारत में क्या करता हो, निवास करना छोड़ देता हो। बी कह रहा है यदि उसका हित आवेश हित के प्रतिकूल हो। क्या है? जो अमाइनर है उसके जो है हित के क्या है, प्रतिकूल हो। और उसके बाद में कहता है, सी कहता है जब वो अपना कर्तव्य के निर्वहन नहीं करता हो। डी कह रहा है इनमें से किसी भी एक कारण से। अब ये उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो उत्तर सही होगा डी, इनमें से किसी भी कारण से जो है उसे क्या है जो है 32 नौ के तहत जो है आवेश मित्र को हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रत्यस्थापना का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता किस धारा में बताया गया है? यानी क्या बताया गया है? प्रत्यस्थापना का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता किस धारा में बताया गया है? तो 134, 144, 148, 151। तो सही उत्तर क्या होगा 17 का? तो 17 का सही उत्तर जो है दोस्तों बी है, सेक्शन 144 में प्रत्यस्थापना या रिस्टोर का जो है बात कही गई है, प्रत्यस्थापना। ओके, अब बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जब पुनर्विलोकन का आवेदन निरस्त कर दिया जाता है तो क्या होगा? जब पुनर्विलोकन का जो अगर आवेदन है अगर वो निरस्त कर देता तो क्या होगा? आदेश के विरुद्ध क्या अपील की जा सकेगी? बिल्कुल नहीं की जा सकेगी। अपील नहीं की जा सकेगी। हाँ, न्यायालय की अनुमति से अपील की जा सकेगी? बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर डी है, इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट 19वां, जहाँ संशोधन समाहित करने हेतु आदेश में कोई समय परिसीमा नहीं किया गया है तो संशोधन किया जा सकेगा आदेश की तारीख से युक्त समय पर। बी 14 दिन, सी 60 दिन और डी 3 दिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी 14 दिन। क्या ही सही उत्तर क्या होगा? बी 14 दिन। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जहां कोई आदेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना दिया गया है वहां न्यायालय विदेश के लिए आवेदन को विदेश दिए जाने से दिन के भीतर निपटाएगा। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है जहां कोई आदेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना दिया गया है वहां न्यायालय विदेश के लिए आवेदन को विदेश दिए जाने से दिन के भीतर निपटाया जाएगा। ऑर्डर 39 रूल 3A कितने दिन में? ए 15 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में, डी 90 दिन में। तो सही उत्तर क्या होगा? बी, यानी 30 दिन के अंदर जो है आवेदन का विदेश दिए जाने के भीतर निपटाए जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। गिरफ्तारी एवं सिविल जेल में निरुद्ध नहीं कराया जा सकता है या डिग्री भुगतान के लिए कितने हो। यानी गिरफ्तारी एवं सिविल जेल में निरुद्ध नहीं कराया जा सकता है या डिग्री भुगतान के लिए हो। क्या हो? 2000 रुपये से अधिक हो, 3000 रुपये से अधिक हो, 4000 रुपये से अधिक हो, 5000 रुपये से अधिक हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ये होगा 2000 रुपये से अधिक हो तो उसे जेल में नहीं बंद किया जा सकता है डिग्री निष्पादन के लिए, कि आप पेमेंट ही दीजिए। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 148 के अनुसार न्यायालय नियत अवधि वृद्धि कर सकता है। क्या कर सकता है? ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन और डी 90 डे। अब से उत्तर क्या होगा कि 15 डे, 30 डे, 60 डे, 90 डे। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर दोस्तों बी होगा 30 डेज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक पक्षीय कार्यवाही करने के बाद भी प्रतिवादी वाद की अग्रिम कार्यवाही में भाग ले सकता है। यह सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत को उद्घोषित किया गया है। तो कौन सा केस में किया गया है? अब इस केस का नाम है स्टेट ऑफ बम्बई विरुद्ध यूनाइटेड मोटर्स का नाम है, कि बी स्टेट ऑफ राजस्थान विरुद्ध
विद्यावती, सी विजय विरुद्ध एन गुप्ता शिक्षण संस्था, अर्जुन सिंह विरुद्ध महेंद्र कुमार। सही उत्तर क्या होगा 23 का? तो 23 का सही उत्तर दोस्तों डी है, अर्जुन सिंह विरुद्ध महेंद्र कुमार के केस में कहा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? 24 में अधिकारिता विहीन न्यायालय द्वारा परिवर्तन निर्णय और डिक्री, यानी अधिकारिता विहीन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री शून्य है, वो कभी भी पूर्णांक के रूप में परिवर्तित नहीं होगी। अब बात करता है पश्चातवर्तीवाद में चुनौती योग्य है, डी कह रहा है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो है 24 का सही उत्तर डी है, ये सभी। ओके, नेक्स्ट, किस प्रावधान के अंतर्गत डिग्री पारित करने के पश्चात डिग्री धन किस्त द्वारा संदाय के लिए निर्देश किया जा सकता है? यानी किस प्रावधान के अंतर्गत डिग्री पारित करने के लिए पश्चात डिग्री धन किस्तों द्वारा संदाय के लिए निर्देश किया जा सकता है? आदेश 20 नियम 10 सीपीसी के तहत, आदेश 20 नियम 11 सीपीसी के तहत, आदेश 20 नियम 12 सीपीसी के तहत, आदेश 21 नियम 10 सीपीसी के तहत। तो अब ये क्या कर रहा है? अब इसको सही सूझ है, किस प्रावधान के अंतर्गत डिग्री पारित करने के लिए पश्चात डिग्री धन किस्तों द्वारा संदाय के लिए निर्देश दिया जा सकता है, यानी किस्तों द्वारा। अब ये कहाँ बताया गया है कि 20 से जो है ऑर्डर 20 में कहाँ बताया गया है? अब इसको जो है सही उत्तर क्या होगा? 25 का सही उत्तर दोस्तों बी होगा, यानी आदेश 20 नियम 11 सीपीसी के तहत। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लोक उक्ताप से संबंधित घोषणा या व्यवदेय से संबंधित वाद संस्थित किया जा सकता है। अब ए कह रहा है एक व्यक्ति के द्वारा बिना न्यायालय की अनुमति से, बी एक व्यक्ति के द्वारा न्यायालय की अनुमति से, दो या दो अधिक व्यक्ति द्वारा बिना न्यायालय की अनुमति से, दो या दो अधिक व्यक्ति द्वारा न्यायालय की अनुमति से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जानते होंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप लोग बताइएगा 26 का सही उत्तर क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर जो है क्या होगा? तो 26 का सही उत्तर दोस्तों डी है, दो या दो अधिक व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अनुमति से वाद दाखिल किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, न्यायालय द्वारा वाद को आदेश 17 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत खारिज कर दी जाता है, तब वादी के पास सिर्फ ये उपचार उपलब्ध होता है कि वो दायर कर सकता है। यानी न्यायालय द्वारा वाद के आदेश 17 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत खारिज कर दिया जाता है, तब वादी के पास सिर्फ ये उपचार उपलब्ध होता है कि वो दायर कर सकता है। तो एक अपील, बी धारा 51 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन, सी आवेदन पत्र के अंतर्गत जो है आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर जो है सही होगा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जो है न्यायालय द्वारा वाद वादेश 17 नियम 2 को सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर खारिज कर दिया जाता है, तभी वादी सिर्फ ये उपचार होता है कि वो वाद दायर कर सके। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28, वाद दिनांक 20/11/2012 को प्रस्तुत किया गया था और विनिर्दिष्ट ढंग से अभिभावक किया गया था कि वाद करार 6/10/2012 को उत्पन्न हुआ था। यानी काज ऑफ एक्शन जो है कब हुआ था? 6/10/2012 को उत्पन्न होता। प्रतिवादी उपस्थित हुआ था और उसने वाद तर्क प्रस्तुत किया कि बिना ये आवेदन 7 नए 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वाद पर सीमा वादित है। अब बताइए इन्हीं में से कौन सी विधिक स्थिति सही है? अब 7-11 का रूल है, उन बताइए कौन सा सही है। ए आवेदन आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रचलन योग्य नहीं क्योंकि वादता सर्वोत्तम प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बी वाद पर नामंजूर किया जाना चाहिए क्योंकि वाद पर सीमा विधि से बाधित है। सी आवेदन पत्र नष्ट किया जाना चाहिए, उचित होगा क्योंकि आपत्ति का निराकरण पक्षकारों के साक्ष्य लेखबद्ध किए बिना नहीं किया जा सकता है। डी आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि वाद पर सही वाद कारण प्रकट नहीं हुआ है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 28 का सही उत्तर आप बताइए कि क्या होगा? 28 का सही उत्तर जो है बताइए क्या होगा? तो
तो 28 का बहुत ही अच्छी सवाल है कि इसमें यह कह रहा है कि वाद दिनांक, यानी जो है क्या कह रहा है कि वाद दिनांक जो है 20/11/2012, यानी 20/11/2012 प्रस्तुत किया था और स्पेसिफिक मेथड से प्ले किया। और वाद करने का का जो डेट था 6/10/2012 को जो एराइज हुआ। डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी उपस्थित हुआ, उसने जो है वाद जो है जवाब दावा में प्रस्तुत किया। और जवाब दावा प्रस्तुत किए बिना एक क्या है एप्लीकेशन फाइल करता है 7 रूल 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, और इस आधार पर प्रस्तुत करता है कि वाद की जो है ये लिमिटेशन जो है ये बाढ़ है। बताइए इनमें से कौन सा वैधिक स्थिति सही है। अब इसमें जो है वैधिक स्थिति सही है, तो इसका सही उत्तर जो है आपको सी मिलेगा, यानी आवेदन पत्र निस्तारण किया जाना उचित होगा, चूँकि आपत्ति का निराकरण पक्षकारों के साक्ष्य लिखित किए बिना ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उत्तर सी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, एक व्यवहार वाद विचारण न्यायालय द्वारा बार बार प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु नियत किया गया है, किंतु उक्त अवसरों का प्रतिवादी ने लाभ नहीं लिया है। तब तक दिनांक 18/11/2016 को जब प्रतिवादी यूँ उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, तब विचारण न्यायालय ने एक पक्षीय कार्यवाही कर अंतिम तर्क सुनने यूँ प्रकरण निराकरण के लिए सुरक्षित रखा था। दिनांक 28/11/2016 को प्रतिवादी ने एक आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 पठित धारा 151 के तहत प्रस्तुत किया गया है। क्या है, परिचालन योग्य है, अपरिचालन योग्य है, ये न्यायालय के विवेकाधिकार में है, इसके स्वीकार करे या नहीं। डी, न्यायालय के अंतर्भूत शक्तियों के अधीन है, इसे स्वीकार करे या नहीं। तो इसका सही उत्तर 29 का क्या होगा, तो 29 का सही उत्तर दोस्तों ए होगा, परिचालन योग्य है। कैसे परिचालन योग्य है, बता रहे हैं कि एक व्यवहारवादी सिविल प्रक्रिया संहिता जो ट्रायल कोर्ट द्वारा बार बार जो है प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु नियत किया गया। साक्ष्य हेतु क्या है, एविडेंस के लिए जो है उसे नियत किया, किंतु उक्त अवसरों को प्रतिवादी ने लाभ नहीं लिया। जो अवसर मिले थे उसमें क्या है प्रतिवादी ने लाभ नहीं लिया। तब दिनांक 18/11/2016 का जब प्रतिवादी यूँ उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, तब विचारण न्यायालय ने एक पक्षीय कार्यवाही कर अंतिम तर्क सुनने यूँ प्रकरण अंतिम तर्क सुन लिया, और तर्क सुन के क्या है उस प्रकरण का निर्णय सुरक्षित रखा गया। दिनांक 28/11 को प्रतिवादी ने एक आवेदन प्रतिवादी ने आवेदन आदेश 9 नियम 7 पठित धारा 151 के तहत प्रस्तुत किया जा सके। तो क्या है, अगर वो करता है नियम 9/7 तो क्या होगा, परिचालन योग्य होगा। ओके, अब बात करते हैं जो है इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं आदेश 23 नियम 1 और 3 सिविल प्रक्रिया के तहत जो है वाद के प्रत्याहरण हेतु निम्न में से कौन सा प्रारूपिक त्रुटि के प्राधि में आता है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 80 के तहत नोटिस का अभाव, बी, वाद संपत्ति के संबंध में भ्रम, सी, वाद का अनुचित मूल्यांकन, और डी, ये सभी। तो उत्तर है जो है इसका क्या होगा, तो डी होगा, ये सभी होगा। ओके, यानी सिविल प्रक्रिया 80 के तहत नोटिस होगा, वाद संपत्ति के संबंध में भ्रम होगा, तो वाद अनुचित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर जो है डी होगा। दोस्तों मैं यहीं से विराम लगाता हूँ। थैंक यू।